वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सीपी भसीन आपका हृदय के अंत्यकरण से स्वागत करता हूं। और आज 26 अप्रैल जो समूचे विश्व में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, कुछ भी आप यूज कीजिएगा, लेकिन आज समूचा विश्व वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे बना रहा है। इनफैक्ट 2000 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने 2000 में डिसाइड किया था कि 26 अप्रैल को लोगों को इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी से अवगत कराने के लिए विश्व स्तर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाएगा। सभी इंटेलेक्चुअल्स को आई सैल्यूट, उनका अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर एक कोशिश की है वीडियो बनाने की कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बिफोर कमिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज वर्ड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल कहते हैं such type of persons which have brilliant mind, innovative mind. They can innovate, they can write something extraordinary. That is known as creation, बुद्धिमत्ता। और इसी बुद्धिमत्ता से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे राइट्स आज मनाया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल शब्द बहुत आसान हो गया। अब बुद्धिमत्ता, जो चीज आदमी अपने माइंड का उपयोग करके, आइडिया का उपयोग करके किसी चीज को बनाता है, एंड दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई बिलीव दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So, what is intellectual property actually? I would like to start creations. How they can create anything. First, they will have an idea in their mind, then only the creation will possible. So I can say, with the help of their creation and skill, whatever they develop, that is intellectual property. Innovation, any sort of literature or design, any symbol, artistic work, etc. I will come in detail. These all creations. Now I take some example. J.K. रोलिंग का नाम आपने सुना है, इसलिए सुना है कि उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी, और वो हैरी पॉटर सीरीज कितनी बिक चुकी हैं पूरे विश्व में, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है J.K. रोलिंग की, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से हैरी पॉटर के वॉल्यूम्स लिखे थे और बहुत तादाद में बिके हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको रिकॉग्नाइजेशन भी दिलवाती है और फाइनेंशियली साउंड भी करती है। बेस्ट एग्जांपल आई हैव कोटेड इन द मॉडर्न इरा, दैट इज J.K. रोलिंग, हु रोट द सीरीज ऑफ हैरी पॉटर। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जो हम सब लोग परिचित हैं, और उस व्यक्ति ने केवल पेटेंट के माध्यम से, दैट इज ट्रू, ही वॉज हैविंग सम इंडस्ट्रीज ऑल्सो अनडाउटेडली, बट विद द हेल्प ऑफ 355 पेटेंट्स ही कलेक्टेड such a huge money through his intellect that now at present every year 5 Nobel prizes are awarded by the money of Alfred Nobel. So Alfred Nobel is such a person, was such a person who with his intellect get the recognition. Everybody knows who is Alfred Nobel, and earned a lot of money which he kept in the Bank of Sweden, and by the interest of only that money in 5 fields, physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace, awards are given, but 6 awards
that is for economic sciences given by the Swedish Bank. So I have quoted two examples. Harry Potter series, how much J.K. Rowling has earned. Second, अल्फ्रेड नोबेल, कितना रिकॉग्नाइजेशन उसने प्राप्त किया, कितना पैसा प्राप्त किया. अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे. फ्रेंड्स, जब आप कोई कार खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो कार आपके नाम की हो जाती है. यदि आप उसको रीसेल करेंगे, आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर डीड करनी होगी. आप एक मकान खरीदते हैं, 10 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का. जिस दिन आपके मकान की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है, उस दिन आप अपने को सेफ महसूस करते हैं. अक्सर होता यह है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 60% मनी विल बी पेड अर्लियर, बट रिमेनिंग 40% मनी चेक विल बी पेड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री. एक अंदर डर बना रहता है, कहीं मेरी प्रॉपर्टी को कुछ ना हो जाए. एक बार आपके नाम की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई, क्या कोई दूसरा उस पर कब्जा कर सकता है? क्या रजिस्ट्री यदि पिता के नाम की है, बेटा उस पर कब्जा कर सकता है? बेटे के नाम की प्रॉपर्टी है, क्या पिता कब्जा कर सकता है? नो. जिस तरह फिजिकल प्रॉपर्टी हम सुरक्षित समझते हैं रजिस्ट्री के बाद, ठीक उसी तरह हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमारे इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता से बनी है, उसके लिए कुछ राइट्स हैं. यदि आप उन राइट्स की पालना करते हुए आप अपनी इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो दूसरा कोई व्यक्ति आपकी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं रख सकता. यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है. शुरू में मैंने कहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन वेरी ब्रीफ डेफिनेशन क्रिएटेड बाय द इंटेलेक्ट एंड स्किल. इंटेलेक्ट और स्किल दोनों से आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इन फैक्ट, in some books there is no any classification, but some books give the classification core IPR and non-core IPR. या ये कह दूं, core intellectual properties and non-core intellectual properties. core properties 3 होती हैं. सबसे पहला होता है कॉपीराइट, सेकंड होता है पेटेंट, और तीसरा होता है ट्रेडमार्क. ये कोर कहलाते हैं क्योंकि ये 3 मुख्य चीजें हैं जिसके लिए आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाना उतना ही जरूरी है जितने आप एक बड़े मकान या छोटे मकान की रजिस्ट्री करवाते हैं. अब सबसे पहले मैं आता हूं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अमंग कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. कॉपीराइट के अंतर्गत क्या क्या आता है? कोई आपने बुक लिखी है, हैरी पॉटर का भी मैंने एग्जांपल दिया था, जेके रोलिंग ने उसके वॉल्यूम्स लिखे थे. या मैं पुराने चला जाऊं, इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, दैट इज हिज कॉपीराइट. आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क में क्या आ गया? बहुत सुंदर पेंटिंग है, कोई मोनालिसा का एग्जांपल ले लीजिए. कोई पेंटिंग इतनी सुंदर है, आपको लगता है ये करोड़ों में बिक सकती है, आप उसका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लीजिए. कोई मूर्ति आपने ऐसी बनाई है, स्कल्पचर ऐसा बनाया है, आपको लगता है वास्तव में ये मेरे इंटेलेक्ट का परिणाम है, मींस क्रिएशन प्लस स्कल्प का परिणाम है, आप उसका कॉपीराइट ले लीजिए. कॉपीराइट बुक का हो सकता है, किसी लिटरेचर वर्क का हो सकता है, ड्रामिक वर्क, म्यूजिकल वर्क. कोई किसी गाने के आपने लिरिक्स लिखे हैं और उन लिरिक्स पर यदि आपने कॉपीराइट नहीं लिया, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस लिरिक का उपयोग करके दुरुपयोग कर सकता है. आपने जो लिरिक्स लिखे हैं, मेहनत करके, अपने माइंड का उपयोग करके, इमेजिनेशन करके, उसका कॉपीराइट होना जरूरी है. यदि कोई पिक्चर बनी है, ऑब्वियसली उसका कॉपीराइट होना जरूरी है. उस पिक्चर में जो भी सीन है, जो भी गाने हैं,
उन सब का कॉपीराइट होता है। ये ध्यान रख लीजिए, हर सॉन्ग का कॉपीराइट होता है। कितने टाइम के लिए होता है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, कोई फोटोग्राफ आपने लिया है, वो आपने अपने आइडिया का यूज किया था, किस तरह मैं इस सुंदर सीनरी का एक फोटोग्राफ लेके और उस सुंदर फोटोग्राफ को डेवलप करके कई लोगों को आकर्षित कर सकता हूं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका राइट है। फोटोग्राफ के बाद आइए सिनेमेटोग्राफी, मैंने बता ही दिया। साउंड रिकॉर्डिंग, सपोज ऑल इंडिया रेडियो था पहले, आजकल तो ऑल इंडिया रेडियो का लगभग नाम ही शेष बचा है, चल भी रहे हैं, एफएम चल रहा है, जेके ज्यादा चल रहा है, जो कि रेडियो सॉरी, लेकिन जो दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग हुई थी, सपोज मेरे 50 प्रोग्राम युवा वाणी में रिकॉर्ड हुए थे, मैं आपको बता रहा हूं, फ्रॉम 1980 टू अबाउट 99 और 2000, जब ये दूरदर्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी में बदल गया था, उस पर मेरा कॉपीराइट है। नॉट ओनली दिस, ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इस पे मेरा कॉपीराइट है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है, इस पे मेरा कॉपीराइट ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया है। साउंड रिकॉर्डिंग के बाद आते हैं सर कंप्यूटर क्रिएटेड वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आपने कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया है, सॉफ्टवेयर किसी अकाउंट्स के लिए किया गया है। मुझे याद है जब सॉफ्टवेयर शुरू में आए थे, कुछ ऐसे अकाउंटेंसी के प्रोफेसर थे जो इनकम टैक्स को सॉफ्टवेयर बना के सप्लाई करते थे। क्या फाइनेंशियल बेनिफिट उनको मिला या नहीं मिला? मिला है। यदि किसी ने बुक लिखी है, उसकी रॉयल्टी आ रही है, चाहे वो प्रोफेसर पीएस कल्सी की हो, सिल्वरस्टीन की हो, जॉन डायर की हो, कॉटन विल्किंसन की हो, वो रॉयल्टी डेथ के बाद भी आती रहेगी। कितनी सीमा है उसकी, आगे आपको क्लियर करूंगा। तो कंप्यूटर क्रिएटेड वर्क में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब आएंगे। एक चीज आपको काफी नई लगेगी, यदि क्वेश्चन पूछा जाए, जितने एप्स हैं हम आजकल यूज कर रहे हैं, ब्लिंकिट का ऐप यूज कर रहे हैं, रैपिडो कर रहे हैं, उबर कर रहे हैं, ओला कर रहे हैं, एमएमटी कर रहे हैं, ना जाने कितने ऐप हैं आज के जमाने में, गूगल प्ले स्टोर भरा हुआ है। क्या मैं उसको पेटेंट गिनूंगा या कॉपीराइट गिनूंगा? बहुत क्लियर भाषा में, स्पष्ट भाषा में आपको कह रहा हूं, जितने ऐप्स हैं वो सब कॉपीराइट के तहत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने जो भी ऐप तैयार किया है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के तहत आएगा, पेटेंट के थ्रू नहीं आएगा। पेटेंट पे आगे आऊंगा तो शायद और क्लियर हो जाएगा। अब मैं चलिए पेटेंट पे ही आ रहा हूं। पेटेंट में क्या आता है? साइंटिफिक रिसर्च। आपने एक बहुत आउटस्टैंडिंग रिसर्च की है, और इसका वेल नोन एग्जांपल जिससे सब लोग परिचित हैं, जितनी नई मेडिसिन बनती हैं उन सबके मेथड का पेटेंट करवा लिया जाता है। कोई नई ड्रग बनती है, उसका पेटेंट करवा लिया जाता है। कोई नया इनोवेशन हुआ है, सपोज किसी ने ग्रेफीन का आविष्कार किया है, उसका पेटेंट करवा लिया जाएगा। किसी ने पुराने जमाने में इनोवेशन किया था, एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, उन्होंने उसका पेटेंट करवा लिया था। तो जो इनोवेटिव टेक्निकल थिंग्स आपने अपने क्रिएशन और स्किल से बनाई हैं, उसका कॉपीराइट नहीं, पेटेंट होता है। दोनों के ऑफिस अलग होते हैं, कॉपीराइट का अलग है, पेटेंट का अलग है। तो फ्रेंड, आपने कोई भी टेक्निकल इनोवेशन किया है, कोई नई मशीन बनाई है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की है, वो सब पेटेंट के अंतर्गत आएगा। और जो पेटेंट है वो उसके लिए एक ऑफिस बना हुआ है, आई थिंक कंट्रोलर जनरल फॉर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 है। इससे पहले भी 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में कह दूं, 18th सेंचुरी में कॉपीराइट नियम आया था, लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगा। पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, 2005 में उसका अमेंडमेंट हुआ था। तो कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है,
साइंटिफिक रिसर्च है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका आप पेटेंट करवाएंगे। अब मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूं। मान लीजिए आपने एक नई ड्रग सिंथेसाइज की है, कैंसर की नई ड्रग सिंथेसाइज की है, और आपको लगता है कि यह मेथड ऐसा है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं। तो जो मेथड आपने एडॉप्ट किया है, आप उसका पेटेंट करवा सकते हैं। आप मेथड का कॉपीराइट नहीं करवा सकते, मेथड का आप पेटेंट नहीं करवाएंगे। लेकिन यदि आपने वही कैंसर ड्रग बनाने का मेथड एक रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश कर दिया, तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर मैं रिपीट कर दूं, आजकल बहुत पेटेंट बन रहे हैं, लाखों में बन रहे हैं। यदि आपने किसी नई मेडिसिन का आविष्कार किया है, या आपने ग्राफीन में कोई मॉडिफिकेशन करके ग्राफीन की ऐसी एप्लीकेशन निकाल दी, सपोज डिफेंस जैकेट बनी है, वो पेटेंट होगा। तो पेटेंट का मतलब कोई भी ऐसा टेक्निकल इन्वेंशन जो इनोवेटिव हो और आप चाहते हैं कि आपको उसका रिकॉग्नाइजेशन भी मिले और उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले। जैसे डायनेमाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नाइट्रोग्लिसरीन पहले से डेवलप थी, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन में कीजल गुड़ डाल के जिस तरह उन्होंने डायनेमाइट बनाया था, वो उनकी एक उपलब्धि थी और उसको पेटेंट करवाया गया था। फिर कहूंगा, अल्फ्रेड नोबेल ने 355 पेटेंट अपनी लाइफ में किए थे। अब तीसरे पॉइंट पे आता हूं। सॉरी, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, बता तो दिया था। यदि आप कोई मेथड पेटेंट करवा रहे हैं, वो पेटेंट के अंतर्गत आएगा। यदि आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, किसी भी जर्नल में आपने वो मेथड पब्लिश किया है, मैंने इस मेथड से बनाया है, तो वो पेटेंट के अंतर्गत नहीं, कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। जब आप किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, उसका ऑटोमेटिकली कॉपीराइट हो जाता है। आप केमिकल रिव्यूज में रिव्यू पब्लिश करते हैं, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिका एक्टा में करते हैं, टेलर फ्रांसिस में करते हैं, आईजीसी इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री में, ऑटोमेटिक कॉपीराइट उसका हो गया है। जब आप बुक लिखते हैं, उसका ऑटोमेटिक कॉपीराइट हो जाता है। यदि आप बहुत अच्छे पब्लिशर से बुक पब्लिश करवा रहे हैं, पेंगुइन से करवा रहे हैं, एकेडमिक प्रेस से करवा रहे हैं, इवन टेलर एंड फ्रांसिस से करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, रिसर्च पेपर का अपने आप कॉपीराइट हो जाता है। बुक यदि आप कोई लिख रहे हैं, और अच्छी बात है आप टॉप पब्लिशर में पब्लिश कीजिए, लेकिन यदि आप किसी एवरेज पब्लिशर से पब्लिश करवाते हैं, कृपया उसका कॉपीराइट ले लीजिए। अब मैं आता हूं पॉइंट में, कॉपीराइट की अवधि कितनी होती है। चाहे वो रिसर्च पेपर है, चाहे कोई बुक है, चाहे वो म्यूजिकल सॉन्ग है, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है कॉपीराइट की अवधि उस ऑथर जिसने वो बुक लिखी है, उसकी मृत्यु के 60 साल तक होती है। यदि यानी किसी ने कोई बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, मैंने अभी जेके रोलिंग का नाम लिया था, परमात्मा उनको दीर्घायु करे, लेकिन यदि किसी भी ऑथर की डेथ मान लीजिए 2026 में होती है, तो नेक्स्ट कैलेंडर जो 1 जनवरी से शुरू होगा, वहां से 60 साल तक कॉपीराइट रहता है। सबसे लंबा यदि राइट है तो वो कॉपीराइट ही है, जो मृत्यु के बाद भी 60 साल तक बना रहता है। और जनरली कॉपीराइट का कोई रिन्यूअल नहीं होता। जब ऑलरेडी ही आदमी की एज के बाद 60 साल का टाइम दे दिया, तो रिन्यूअल होना पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं आ जाता हूं पेटेंट पे, जो मैंने आपको बताया, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, कोई टेक्निकल इनोवेशन हो सकता है। एक एग्जांपल और बता दूं, मैंने आपसे कहा एप जितने हैं वो सॉफ्टवेयर माने जाते हैं और कॉपीराइट के अंतर्गत आएंगे। एक शब्द होता है सेंसर सेंस से बना है। जैसे आप स्किन पे सेंस प्राप्त कर लेते हैं यदि ऑलपिन लगाई जाए, आप आग के पास जाएंगे, सेंस ले लेते हैं। इसी तरह आजकल आपने देखा है, जब आप बड़े होटल्स में जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, डोर्स अपने आप खुल जाते हैं, सेंसर्स के माध्यम से खुलते हैं। मैं आपको बता दूं, आप टेप के नीचे अपना हाथ रखिए, अपने आप पानी आना शुरू हो जाएगा, आप हाथ हटाएंगे, पानी चला जाएगा।
इवन जो हैंड ड्रायर है हर जगह आजकल आपको मिल जाएंगे। आप हाथ नीचे लाइए, ड्रायर शुरू हो जाएगा, दूर कीजिए, बंद होगा। वो सेंसर से चलते हैं। मैंने आपसे कहा था एक कॉपीराइट के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सेंसर जितने भी हैं, ध्यान से सुन लीजिए, वो पेटेंट के अंतर्गत आएंगे। इसको फिजिकल इन्वेंशन माना जाता है, जबकि ऐप को सॉफ्टवेयर इन्वेंशन माना जाता है। तो यदि आपने कुछ सेंसर डेवलप किया है, आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा, ना कि कॉपीराइट। अब बता देता हूं, पेटेंट की अवधि 20 साल की होती है। यानी जिस दिन आपने पेटेंट करवाया हो, आपको जिस दिन पेटेंट मिला है, ये कह दूं आपका पेटेंट अप्रूव हुआ है, दिस इज द फाइनेस्ट, उस दिन से 20 साल की अवधि तक आपका राइट होता है। लेकिन 20 साल खत्म होते ही आपका अधिकार भी खत्म हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या मैं इसको रिन्यू करवा सकता हूं? जी नहीं, पेटेंट केवल 20 साल के लिए होता है। 20 साल के बाद उसको आप रिन्यू नहीं करवा सकते। 20 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आता है। यदि आपको याद हो, लगभग 20 दिन पहले एक मेडिसिन, उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ था और अगले ही दिन 15 जेनरिक मेडिसिन उस डिजीज की निकल के सामने आ गई थी। लोगों को मालूम है इस पेटेंट की अवधि कब पूरी होगी। लोग पहले से तैयारी में बैठते हैं। रात को 12 बजे अवधि पूरी हुई 20 वर्ष की, और सुबह उन्होंने जेनरिक मेडिसिन डिक्लेयर कर दी। अब तीसरे मेन कोर आईपीआर में कह रहा हूं, कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहना चाहिए, दैट इज ट्रेडमार्क। आपने कोई भी ट्रेडमार्क लिया है सपोज, या कोई भी सिंबल लिया है, मैं ये कह दूं, जैसे टाटा का, गोडरेज का बहुत पुराना सिंबल है, मारुति सुजुकी का है, एरेना का अलग आ गया, हुंडई का है, या आपने इस तरह का कोई कलर कॉम्बिनेशन लिया है। मैं कहने की बात कर रहा हूं साइन बोर्ड की। सपोज मैकडोनल्ड है, या केंटकी फ्राइड चिकन है, जिसको आप केएफसी कहते हैं। केएफसी का पूरा मतलब याद रख लीजिए, केंटकी फ्राइड चिकन या मैकडोनल्ड्स, इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है और कोई यूज नहीं कर सकता। केएफसी पे जिस कर्नल की फोटो है, उसका कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। दूसरी बात बता दूं, दो चीजें तो मैंने आपको बता दी थी। इंटेलेक्चुअल, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करके, राइट लेके आप रिकॉग्नाइजेशन लेते हैं, पैसा लेते हैं। सपोज मैंने इंडिया में किसी चीज का रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैं दूसरे देश में जाना चाहता हूं, यदि मेरे पास आईपीआर होगा तभी मैं वर्ल्ड लेवल पर उसकी फ्रेंचाइजी खोल सकता हूं। और इन्हीं दोनों के वर्तमान जो सैंपल दे रहा हूं, मैकडोनाल्ड और केएफसी, यदि इनका आईपीआर नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, तो इनकी जो आज 1000 में फ्रेंचाइजी हैं, आइदर मैकडोनाल्ड और केंटकी फ्राइड चिकन नहीं होती। तो आईपीआर का तीसरा फायदा यह है, आप पूरे विश्व में उसकी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। तो ट्रेडमार्क में चाहे डिजाइन आ जाए, हां ये पॉइंट जरा देख लीजिए, ट्रेडमार्क दो तरह के मिलेंगे आपको। जब आपने कोई ट्रेडमार्क बनाया है, आपने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन रजिस्टर्ड होके आया नहीं है, तब जो आप शब्द यूज करेंगे वो टीएम, स्मॉल टीएम करेंगे। कई प्रोडक्ट पे आपको स्मॉल टीएम लिखा हुआ मिल जाएगा। स्मॉल टीएम का मतलब है ट्रेडमार्क, बट अप्लाइड फॉर द ट्रेडमार्क टू बी रजिस्टर्ड, स्टिल नॉट रजिस्टर्ड। और यदि स्मॉल आर लिखा है, मींस वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया। तो मैं समझता हूं तीनों में आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट के लिए बिल्कुल अलग ऑफिस है, वेबसाइट भी है copyright.gov.in, जबकि पेटेंट के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। अब यह भी क्वेश्चन आता है, क्या पेटेंट और ट्रेडमार्क एक ही ऑफिस है? अलग है। एम्ब्रेला एक है, लेकिन दोनों अलग तरह से अप्लाई होते हैं। पेटेंट अलग अप्लाई करेंगे, ट्रेडमार्क अलग अप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों का ही जो अम्ब्रेला है, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। अब मैं आता हूं, मैंने आपसे कहा था ये तीन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क,
कोर पीआर कहलाते हैं। कोर मीन्स मुख्य प्रॉपर्टी राइट कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ नॉन कोर हैं। नॉन कोर में क्या आता है? कोई डिजाइन, मान लीजिए आपने कोई बहुत सुंदर चीज डिजाइन की है, मैंने मार्बल की एक मूर्ति जो डिजाइन की है, मैं उसका कॉपीराइट ही करवाऊंगा क्योंकि वो आर्टिस्टिक है, इसमें आएगा। लेकिन यदि मैंने कोई ऑर्नामेंट तैयार किया है, कोई ऐसी बैंगल तैयार की है जो मुझे लगता है शायद वर्ल्ड में किसी के पास ये बैंगल्स, ये चूड़ी नहीं होंगी, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो ट्रेडमार्क में नहीं, पेटेंट में नहीं, डिजाइन के अंतर्गत होगा। आपने बहुत सुंदर एक लेडीज के लिए नेकलेस बनाया है, उस नेकलेस की सुंदरता इतनी आपको मालूम है कि विश्व में नहीं हो सकता, आप उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई आपने कुर्सी बना दी, कोई आपने टेबल बना दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन बाय योर इंटेलेक्ट एंड स्किल, मैनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड, दैट इज डिजाइन। नेक्स्ट इज ट्रेड सीक्रेट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको पेटेंट नहीं किया जाता, लेकिन वो सीक्रेट बनी रहती हैं। इसका एक सुंदर एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको हर जगह मिलेगा, वो है कोका कोला। लोगों ने बहुत कोशिश कर ली कि हम कोका कोला बना लें, लेकिन कोका कोला ने उसको लीक नहीं किया। इससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, आई एम सॉरी, स्लिप कर गया। मैंने आपसे कहा ये कॉपीराइट ऑथर की मृत्यु के अगले कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग से 60 साल तक होता है कॉपीराइट। पेटेंट जिस दिन आपका पेटेंट अप्रूव होता है उसके 20 साल बाद होता है। कभी भी पेटेंट का रिन्यूअल नहीं होगा, यह ध्यान रख लीजिए। जो ट्रेडमार्क है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 10 साल के लिए होता है। यह भी इन्फिनाइट टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन हर 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। चूंकि ट्रेडमार्क आपने बना लिया, वो आपके पूरे आने वाली कई जनरेशन का बिजनेस हो सकता है। टाटा है एग्जाम्पल हमारे सामने, एंड मेनी अदर कंपनीज। लेकिन जो आपका राइट है वो 10 साल के लिए है। यदि आपने 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तब आपका कॉपीराइट नहीं रहेगा। याद रख लीजिए, कॉपीराइट 60 साल के लिए, पेटेंट 20 साल के लिए, और ट्रेडमार्क केवल 10 साल के लिए। जितनी बार आप रिन्यू करवाएंगे, इनफिनाइट टाइम इसका रिन्यूअल हो सकता है। जो मैंने डिजाइन की बात कही, इसका जो व्हाट शुड आई से रजिस्ट्रेशन है 10 साल का होता है। किसी नेकलेस का मैंने एग्जांपल दिया, बेंगल्स का दिया, चेयर का दिया, टेबल का, एनीथिंग 10 साल का होता है, प्लस 5 साल का एक्सटेंशन आप अप्लाई करने पर ले सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट, जब सीक्रेट है तो कोई उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही नहीं। यदि लीक होता है तो ये आपकी गलती है। यदि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, मैं आपको कह दूं, जो आपने ट्रेड सीक्रेट रखा है और वो लीक होता है, तो वो पेटेंट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन यदि आपने उसको सीक्रेट अपने पास रखा है और लीक होता है, तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट यू। तीसरा है प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन। कई तरह की नई प्लांट वेराइटी आती है। ये बायोटेक्नोलॉजी का युग चल रहा है साहब। यहां जो आप सब्जियां खा रहे हैं, वो शायद 30 साल पहले जो सब्जियां, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते थे, उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। दैट इज बीटी वेजिटेबल्स, बीटी फ्रूट। बीटी स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी। आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे आप किसी फ्रूट या वेजिटेबल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं, टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो आपका प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन के अंतर्गत होगा। ये भी 10 साल के लिए है, 5 साल का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अगला आता है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। दार्जिलिंग की चाय, एक टैग है दार्जिलिंग का कि दार्जिलिंग की चाय। चाय तो वैसे मैं समझता हूं आसाम में भी बहुत होती है। चाय में केरला में गया था, यदि मैं सही हूं मुन्नार में बहुत होती है, अष्टमुड़ी में टी का प्रोडक्शन बहुत जगह है। लेकिन फिर भी दार्जिलिंग पे एक टैग लग गया है, दार्जिलिंग टैग टी का है। केसर आप कहीं उगा सकते हैं, लेकिन कश्मीरी केसर, पश्मीना शॉल, बनारसी साड़ी,
या दूसरे इस तरह के आइटम जो वहां की ज्योग्राफी के, इवन पाटन का पटोला, दैट इज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। पाटन का पटोला, गुजरात पाटन ऐतिहासिक राजधानी जो हर 100 रुपए के नोट के पीछे, जहां की रानी की वाव, यानी रानी की वाव, स्टेप वेल ऑफ क्वीन, वो वहां का जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है पटोला साड़ी। अंत में आता है सेमीकंडक्टर आईसी। जो सेमीकंडक्टर आईसी है, ये मैं आपको बता दूं, आजकल इनका पेटेंट हो रहा है, क्योंकि जितना विस्तार तेजी से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हो रहा है, उतना शायद मैं समझता हूं ग्राफीन को छोड़ दीजिए, किसी इंडस्ट्री का नहीं हो रहा है। इस समय सेमीकंडक्टर की डिमांड ज्यादा है, लिथियम आयन बैटरी की डिमांड ज्यादा है। सेमीकंडक्टर की कितनी करोड़ की इंडस्ट्री पिछले 2 सालों में भारत में लगी है, 8 या 9 ही लगी है, लेकिन हैं। और सेमीकंडक्टर में शायद साउथ कोरिया हमसे बहुत आगे हो। एनीवे, इसको छोड़ देते हैं। तो फिर मैं रिपीट करूंगा, आज के इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे पर आप यदि किसी इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं, कृपया उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। चाहे आपकी बुक है, चाहे रिसर्च पेपर है तो ऑटोमेटिक हो गया, कॉपीराइट के रूप में आप बुक का करवाएं। कोई आप अच्छा इनोवेटिव मेथड किसी कैंसर ड्रग का ला रहे हैं, मैं कहूंगा रिसर्च पेपर पब्लिश करने से ज्यादा अच्छा पेटेंट करवाना है। आप कोई टेक्निकल डेवलप कर रहे हैं, आप नए सेंसर डेवलप कर रहे हैं, वो आप पेटेंट के अंतर्गत रजिस्टर करवाएंगे। यदि आपका ऐप है उबर ओला की तरह, आप कॉपीराइट पे करवाएंगे। या कोई प्लांट वेराइटी आप बीटी में डेवलप करते हैं, वो आप अलग से रजिस्ट्रेशन उसका करवाएंगे। लेकिन आज 26 अप्रैल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, विश्व स्तर पर इसको कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। हमको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको सुरक्षित करने के लिए एक संदेश देता है। नमस्कार।